पानी भरने के लिए इतनी भीड़, क्या करूं? मेरा तो ऐसे नंबर ही नहीं आएगा। हाय हाय हाय, अरे ये सब क्या कर रही हो तुम लोग? तुम्हें पता नहीं है क्या? कल बच्चों ने इसमें मरी हुई छिपकली गिरा दी। छी 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 छी, अब कौन लेगा इस पानी को? हाय दैया, सुमन अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना हम तो इसी कुएं से पानी भर लेते और इस पानी से सभी बीमार हो जाते। अब क्या करें, दूर के गांव से पानी लाना पड़ेगा। हे भगवान, अब पानी लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। ये सुनकर सभी औरतें सुमन की बातों पर यकीन कर लेती हैं और मटकों में भरा पानी वापस कुएं में डालकर वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाते ही सुमन कुएं से मटके और बाल्टियों में पानी भर लेती है। पानी तो मैं ले आई हूँ कुएं से भर के, लेकिन अब क्या पानी ही पीते रहोगे? पता भी है घर में कुछ भी नहीं है खाने को। अब कुछ खाने को लाओगे या नहीं? या हमें भूखे मारने का इरादा है? हमेशा आग उगलती रहती हो, आग बरसती है तुम्हारे मुंह से। जब पेट खाली होता है ना तो मुंह से आग ही बरसती है, फूल नहीं बरसते। अरे मैं क्या करूँ इसमें, बारिश की गलती है ना। अरे मैंने क्या किया है? जब बारिश होते ही मेरा काम बंद हो जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मजदूर हूँ। अब ये तो नहीं है किसी घर में जबरदस्ती चला जाऊँ, बोलो काम करवाओ, बोलेगा बारिश हो रही है, मैं ही काम करवाओ। अरे ऐसा थोड़ी चलता है यार। अरे तो कोई ऐसा काम ढूंढो ना जो 12 महीने चले। घर से निकल जाओ और जब तक कोई काम ना मिले ना घर में वापस मत आना। अरे 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 मत करो, जाकर काम ढूंढो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अगर खाने के लिए कुछ लेकर नहीं आए ना तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। पत्नी का गुस्सा देखकर राकेश गांव में काम की तलाश में निकल जाता है। चलते चलते उसकी चप्पल भी टूट जाती है। अरे भगवान, क्या मुसीबत है, अब इसका भी नुकसान हो गया। अब इस चप्पल को भी अभी टूटना था। एक तो मेरी पत्नी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, ऊपर से चप्पल ने भी साथ नहीं दिया। आज तो लगता है वो सच में मुझे खा जाएगी। ये लो भाई, चप्पल जोड़ दो। अरे 20 रुपए लगेंगे भैया। अरे भाई, क्यों गरीब को लूटना चाहते हो? 7 रुपए में जोड़ दो। अरे भैया, महंगाई का तो जमाना है। अरे भैया, सिलवानी है तो 20 रुपए दो, 7 रुपए में तो समोसा भी नहीं आता है। अरे भैया जल्दी कीजिए, इतना समय नहीं है मेरे पास, करवाना है करवाओ वरना जाओ। तभी मोची के पास 3-4 ग्राहक आ जाते हैं। उन्हें देखकर राकेश सोचता है, वैसे देखा जाए तो काम भी सही है। दिन में अगर 10 लोग भी आ गए तो 200 रुपए तो कमा ही लूंगा। अभी जाकर अपनी पत्नी को बताता हूँ, वो सुनेगी तो खुश हो जाएगी। अरे भाग्यवान कहाँ हो? अरे जल्दी आओ, अरे खुशखबरी लाओ मैं तो। अरे अरे क्या हुआ, क्यों चीख रहे हो? काम मिला या नहीं ये बताओ पहले, और खाने के लिए कुछ लाए हो क्या? भाग्यवान तुम्हें पता है, मैंने ना खुद का काम करने का सोचा है, उसके बाद मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। राकेश उसे सारी बात बताता है। तभी सुमन गुस्से में कहती है, अरे मूर्ख इंसान, तुम किसी भी काम के नहीं हो। एक काम भी नहीं होता तुमसे। मोची का सामान क्या तुम्हें कोई फ्री में दे देगा? उसे खरीदने के लिए क्या पैसे नहीं चाहिए? ऐसा करो, तुम अपना ही काम करो जो करते हो, मैं ही गांव में जाकर कुछ देख कर आती हूँ। अब इतना कहकर सुमन काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। सुमन को कहीं काम नहीं मिलता। तभी उसे एक औरत हाथ में खाने का टिफिन लिए हुए आते हुए दिखाई देती है। अरे बहन जी सुनो, ये टिफिन लिए कहाँ से आ रही हो तुम? क्यों बहन जी, क्या हुआ? मैं तो बड़े घरों में नौकरानी का काम करती हूँ, बड़े अच्छे होते हैं ये अमीर लोग। अरे नहीं नहीं बहन जी, कुछ नहीं हुआ। मैं भी बस काम की तलाश में ही निकली थी, लेकिन कोई काम ही नहीं मिल रहा। अरे बहन, तो तुम यही काम कर लो ना, मैं लगवा दूंगी तुम्हें काम पर। अरे बहन, काम तो अच्छा है ना ये? अगर तुम मेहनत करने वाली औरत हो तो फिर अच्छा काम मिल ही जाएगा। मेहनत और ईमानदारी से तो सब कुछ होता है। ये काम ऐसा है ना जो कि कभी भी बंद नहीं होता है, सालों साल चलता रहता है। ये सब सुनकर तो सुमन नौकरानी का काम करने की ठान लेती है और वो औरत गिरधारी लाल और दौलत राम के घर उसको काम पर लगवा देती है। अगले ही दिन से वो काम करने लगती है और धीरे धीरे अपनी ईमानदारी और मेहनत से वो सबका भरोसा जीत लेती है। गिरधारी लाल के घर से निकलकर वो दौलत राम के घर जाती है। सुमन बहन, तुमने हमारे घर का काम ना बहुत ही अच्छे से संभाल रखा है और तुम्हारी वजह से ना हमें कोई चिंता भी नहीं होती। धन्यवाद भाभी जी, आप खुश हो तो हम भी खुश हैं। सुमन को दोनों घरों में काम करने से तारीफ तो रोज भरपूर मिलती, लेकिन किसी वजह से वो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अरे अब क्या हो गया, तुम्हारा मुंह फूला क्यों है? दो घरों में काम करने के बाद भी क्या मिलता है? ये जरा से सिक्के, इनका क्या मैं अचार डालूं? सीता बहन और शोभा बहन इतने महंगे कपड़े, साड़ियाँ, चप्पल पहनती हैं और एक मैं हूँ जो कि पुराने घिसे पिटे कपड़े ही पहनती हूँ। अरे भाग्यवान, जितना काम करोगी ना
उतनी ही तो तनख्वाह देंगे तुम्हें। अब ये थोड़ी है कि तुम उनके घर में डाका डाल दोगी। अरे वाह, पहली बार आपने कोई अक्लमंदी की बात की है। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। तभी सुमन राकेश के कान में अपनी तरकीब बताने लगती है। अरे पगला गई हो क्या भाग्यवान? अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया ना, तो मैं ये घर और आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ नहीं तो। राकेश अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी हर हाँ में हाँ करता, क्योंकि वो उसके बगैर नहीं रह सकता था। मालिक, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ सुमन, बोलो क्या बात है। वो मालिक, मैंने सुना है दौलत राम जी ने आपके कपड़ों की नकल करके उन्हें सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया है। मालिक, ऐसे तो आपका काम ठप हो जाएगा। क्या दौलत राम ऐसा कैसा कर सकता है? मेरे कपड़ों की नकल? जी मालिक, ये तो सच है। वो तो कह रहे थे कि गिरधारी लाल के कपड़े अब नहीं बिकेंगे, क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े सस्ते में बेचना शुरू जो कर दिया है। गिरधारी लाल इस बात से बहुत नाराज होता है। इसके बाद सुमन दौलत राम के घर जाती है। मालिक, मैंने तो ये भी सुना है गिरधारी लाल साहब ने और आपके ग्राहकों को ये कहकर लुभाना शुरू कर दिया है कि आपके कपड़े एकदम घटिया हैं। क्या? गिरधारी लाल? गिरधारी लाल ऐसा कैसे कर सकता है? भाई वो तो मेरा दोस्त है। क्या बताऊं साहब, आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता है, कौन दोस्त और कौन दुश्मन है। मैंने खुद सुना है, वो तो कह रहे थे आपके कपड़े किसी भी लायक नहीं है और लोग अब उनके पास ही आएंगे। दौलत राम भी इस बात से बहुत नाराज होता है और दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है और वो एक दूसरे से बात करना भी जरूरी नहीं समझते। सुमन अब उनकी पत्नियों के बीच में भी ये एजे लगाने की योजना बनाती है। भाभी जी, सीता भाभी कह रही थी आपका पहनावा तो बहुत खराब है और आपकी साड़ियाँ भी काफी पुरानी लगती हैं। क्या? सीता ऐसे कह रही थी मेरे बारे में? अच्छा, उसको तो मैं बताती हूँ कि असली पहनावा होता क्या है। तू रुक अभी, मैं ना तुझे अपनी सारी साड़ियाँ देती हूँ और मैं तो नई लेके आऊंगी अपने लिए। शोभा अपनी सारी साड़ियाँ सुमन को लाकर देती है। सुमन ये देखकर बहुत खुश होती है। उसके बाद वही सुमन शाम में दौलत राम के घर जाती है। अरे भाभी जी, आपको एक बात और बतानी थी। हाँ बोलना, क्या बात है? अब पता नहीं आप मेरी बातों पर यकीन करोगी कि नहीं करोगी। अरे बोलना, क्या बात है? मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। वो भाभी जी, शोभा भाभी है ना, वो आपको कह रही थी कि उसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे मछुआरे की पत्नी हो। ऐसी गरीबों जैसी साड़ियाँ पहनती है वो। क्या? सच में? उसकी इतनी हिम्मत? मुझे तो पहले से ही पता था कि वो ना मुझसे बहुत ज्यादा जलती है। तू रुक, अभी जाके ना उसकी क्लास लगाती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी जी, खामाखा बात बढ़ जाएगी और फिर आगे से मैं आपको उनके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगी कि वो आपके बारे में क्या सोचती है। बात तो सही कह रही है, वो है ही जल कुकड़ी कहीं की। सुमन ने गिरधारी लाल और दौलत राम के परिवारों के बीच अनकही दुश्मनी पैदा कर दी थी। वो लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे थे। ऐसे ही जब दोनों की बेटियों का एक ही समय पर रिश्ता पक्का हो जाता है, तो शोभा ने सोचा कि इस मौके पर भी दुश्मनी को खत्म कर देना चाहिए। तभी वो सुमन से कहती है, सुमन, ये ले मिठाइयाँ और शादी का कार्ड लेती जा। सीता बहन के घर दे दियो और कहना कि मेरी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। ठीक है मालकिन, मैं अभी देकर आती हूँ। लेकिन रास्ते में सुमन सारी मिठाइयाँ खा जाती है। जब वो सीता के घर पहुँचती है तो सीता ने भी सुमन के हाथ मिठाई भिजवाई थी, लेकिन इस बार सुमन मिठाई को अपने घर ले गई। मैंने सीता के घर मिठाइयाँ भिजवाई, लेकिन ये नहीं हुआ कि वो भी भेज दे मेरे लिए मिठाइयाँ। मुझे ही बड़ा शौक चढ़ा था उसे मिठाई भिजवाने का। लेकिन शोभा ना इस लायक है नहीं जितना मैंने उसे समझा। अरे उससे ये नहीं हुआ कि मिठाई भिजवा रही है तो उसके बदले में मैं भी मिठाई भिजवा दूं। अब आखिर में सुमन उन्हें धोखा देने का प्लान बनाती है, जिसके लिए वो इतने समय से तैयारी कर रही थी। मालिक, मेरे पति बहुत बीमार है, इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कितने पैसों की जरूरत है सुमन? मालिक, कम से कम 50,000 रुपयों की। अच्छा ठीक है, ये लो, जब पैसे आए तो लौटा देना। गिरधारी लाल सुमन की बात पर यकीन करता है और उसे पैसे दे देता है। सुमन पैसे लेकर गायब हो जाती है और काम पर वापस नहीं आती। उसका पति इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होता है। अरे वाह वाह वाह, आखिरकार तुमने अपने मन की मुराद पूरी कर ही ली। अरे अभी कहाँ, अभी तो आप बस आगे आगे देखते जाओ कि मैं क्या करती हूँ। वही अब गिरधारी पंचायत बुलाने का फैसला करता है। सरपंच जी,
सुमन ने मेरी मदद का फायदा उठाकर मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए और अब काम छोड़कर भी भाग गई है। हम लोगों को उसे सजा देनी होगी। हम ऐसे कोई फैसला नहीं कर सकते और न ही किसी को कोई सजा दे सकते। पहले हम सुमन की भी सुनेंगे, उसके बाद कोई फैसला करेंगे। और फिर पंचायत में सुमन और उसके पति गिरधारी लाल, शोभा, सीता, दौलतराम और गांव के सभी अन्य लोगों को बुलाया जाता है। अरे सुमन बेटा, तुम पे गंभीर आरोप लगे। ये गिरधारी लाल का कहना है तुमने धोखाधड़ी की है, पैसे ले लिए और काम छोड़कर भाग गई। क्या ये सच है? सरपंच जी, दरअसल ये झूठ है। इन्होंने मुझे खुद काम से निकाला था। इसी बीच दौलतराम और सीता बोल पड़ते हैं। सरपंच जी, गिरधारी लाल सबको नीचा दिखाने की सोचता है। हाँ, और ये गिरधारी लाल की पत्नी भी ना कुछ कम नहीं है। वो भी सुमन को ना हमेशा ही परेशान करते रहती है। मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। अरे सीता बहन, कितना झूठ बोलोगी। सुमन ने मुझसे ये कहा था कि उसका पति बीमार है और ये कहकर मुझसे वो पैसे लेकर गई थी। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कितना झूठ बोलेंगी आप। देखिए जरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सरपंच साहब, दोनों पति पत्नी झूठे हैं, एक नंबर के। मुझे और मेरी पत्नी को फंसाना चाहते हैं। तीनों की बातों से सुमन को सहानुभूति मिलने लगती है। सुमन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि गवाह उसके हक में है, इसलिए सुमन आजाद है। लेकिन सरपंच जी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। देखो अब फैसला हो चुका है, तो ज्यादा मत बोलो। गिरधारी लाल के यहाँ काम छोड़कर उसने सरपंच के यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। वो सरपंच की बहुत ही चहेती बन गई। इस दौरान एक दिन सीता अपने गहनों की पॉलिश कराने के लिए जा रही थी, तभी उसे घर की ओर आते हुए सुमन दिखती है। सुमन सुनो, मैं ना जरा बाजार जा रही हूँ, गहनों की पॉलिश करानी है मेरे को, तो तुम ना घर का ख्याल रखना, ठीक है? अरे मालकिन, आप क्यों तकलीफ कर रही हो? मैं आपके गहनों की मरम्मत करा के ले आऊंगी, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, वैसे भी तू ना भरोसेमंद औरत है, और ध्यान से लेके जाना गहनों को, ठीक है? सीता यकीन करके अपने सारे गहने सुमन को सौंप देती है, लेकिन सुमन तो गहने लेकर गायब हो जाती है। फिर वो दोबारा सीता के घर काम करने नहीं जाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। सीता दौलतराम के साथ सुमन के घर पहुंचती है। चारों में खूब बहस होती है। थक हार कर सीता ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई। अरे सुमन बेटा, तुम पे दौलतराम के गहने चुराने का आरोप है, कैसा चाहिए? सरपंच जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। अच्छा जी, तो ये गलतफहमी है? अरे तूने ही तो लिए थे मेरे से गहने, ये बोल के कि मालकिन मैं ही पॉलिश करा दूंगी। सरपंच जी, ये देखो कितना झूठ बोल रही है, ये बहुत शातिर औरत है। तभी गिरधारी लाल कहता है, सरपंच जी, मुझे लगता है दौलतराम और उसकी पत्नी सुमन को फंसा रहे हैं ये लोग। हाँ, सीता ना हमेशा सुमन से जलती रहती थी और वो ये नहीं चाहती थी कि वो हमारे घर काम करे। अरे ये क्या कह रही हो बहन, इसने भी तो तुम्हारे साथ यही किया था। तुम मना क्यों कर रही हो? तुम तो सारी सच्चाई जानती हो ना, फिर क्यों ऐसा कर रही हो? तभी शोभा धीरे से सीता से कहती है, तुमने हमारी मदद की थी, जो हम तुम्हारी करें। अरे सुमन ऐसा नहीं कर सकती, अब मैं जानता हूँ। सुमन तो मेरे घर में भी काम करती है। सुमन एक बार फिर से बच जाती है और ऐसे ही रात हो जाती है। दोनों पति पत्नी घर पर पहुंचते हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। अब हमारे पास बहुत सारे पैसे और गहने हो चुके हैं। चलो शहर चल के रहते हैं। चलेंगे, शहर भी चलेंगे। पहले एक बड़ा हाथ तो मार लूं। अब कौन से बड़े हाथ की बात कर रही हो? अरे बुद्धू, मैं सरपंच के घर में हाथ मारने की कह रही हूँ। अरे पगला गई हो क्या? इतना ही काफी है, ज्यादा का लालच मत करो। अरे तुम चुप रहो, खुद तो तुमने जीवन में कुछ किया नहीं है, और अब जब मैं कर रही हूँ तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। राकेश सुमन को बहुत समझाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। वो अपने पति से कहकर जायदाद के कागज बनवाती है, जिसमें लिखा होता है कि सरपंच की सारी जायदाद सुमन के नाम है। सरपंच जी, ये जरा राशन के कागज हैं, आप जरा इन पे अपना अंगूठा तो लगा दीजिए। लाओ लाओ, ये लो, हो गया। सरपंच बिना सोचे समझे कागज पर अंगूठा लगा देता है। अंगूठा लगते ही सुमन के तेवर बदल जाते हैं और वो सरपंच का हाथ पकड़कर बाहर ले जाती है। अरे सुमन बेटा, क्यों बदतमीजी कर रही हो? अब पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो? ए, चुप कर बे बुढ़े। अरे तूने अपने हाथों से ना अपनी सारी की सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब ये घर मेरा है, इसलिए फौरन अब यहाँ से चल दफा हो। और गांव में अब तेरा कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कागज धोखे से मैंने अपने नाम कराए हैं।
बल्कि अब पूरे गांव को लगेगा कि तूने खुद ये मेरे नाम किए हैं। हाय राम, ये क्या कर दिया? अरे अरे धोखेबाज! अरे मतलब सीता और शोभा सही कह रही थी, तूने उन्हें धोखा दिया था। अरे जाओ जाओ, यहाँ खड़े खड़े मेरा दिमाग मत खाओ। अब सरपंच सभी गांव वालों को पंचायत में बुलाता है, लेकिन गिरधारी लाल और दौलत राम दोनों इसका साथ देने के लिए तैयार नहीं होते। अब हम में से कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा सरपंच जी। तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिली है। सही कह रहे हो आप मालिक, सरपंच जी ने हमेशा ही गलत फैसला लिया है। नहीं, ये समय लड़ने का नहीं है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहे ना तो ये डायन ना हमेशा किसी न किसी को बेवकूफ बनाते रहेगी। सही कहा तुमने सीता, हम लोगों के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस सुमन की बच्ची को ना सजा तो मिलनी चाहिए। आखिरकार सरपंच के कुछ लोग उन दोनों पति पत्नी को पकड़कर पंचायत में ले आते हैं। ए सुमन, मेरे कागजात वापस दे और इनके गहने और इनके पैसे वापस दे दो। ए राकेश, तू सच बोलेगा या लट बजाऊं तेरे? सुमन हैरान होकर सरपंच की तरफ देखती है, फिर अपने पति की तरफ। उसे समझ नहीं आता कि सरपंच उसके पति को कौन से सच के बारे में बता रहा है। तभी राकेश कहता है, सुमन, तुम्हें याद है और उस दिन तुम मुझसे कह रही थी कि सरपंच जी के घर में लंबा हाथ मारेंगे? हाँ, याद है ना? उस दिन ना सरपंच जी ने हमारी सारी बात सुन ली थी और वीडियो भी बना ली थी, और मुझे अपने घर बुलाकर उन्होंने मुझे अकेले में वीडियो दिखाई और कहा कि वो पुलिस में दे देंगे। तो मैंने उन्हें सारी सच्चाई बता दी कि तुमने किससे कैसे पैसे लिए हैं और कैसे गहने लिए हैं, सब बता दिया। राकेश को मैंने उसके बाद मना कर दिया कि अपनी पत्नी को कुछ ना बताए और जैसा वो सोच रही है वैसा ही होने दे। और देख राकेश, तेरी गलती बस इतनी है कि तूने अपनी पत्नी को गलत करने से नहीं रोका बल्कि उसका साथ दिया। सारा सच जानने के बाद सुमन का सर शर्म से झुक जाता है। मुझे माफ कर दो सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। तो मेरा फैसला है कि सुमन और उसके पति को पूरे जीवन के लिए कारावास में डाल दिया जाए। यही इनकी सजा होगी। नहीं नहीं सरपंच जी, इतनी बड़ी सजा मत दो हमें। अरे अब क्यों रो रही है? हाँ, क्यों रो रही है तू? तुझे समझाया था ना कि जितना है उतना ही काफी है, लेकिन नहीं, तुझे तो अमीर बनना था। भूत सवार था ना तेरे ऊपर अपनी चालाकी दिखाने का, अब दिखा चालाकी। ये सजा सुनकर सुमन बौखला जाती है, कर माफी मांगने लगती है। तभी सरपंच जी कहते हैं, अरे बस कर सुमन, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, वही बहुत है। लेकिन अब मैं ये नहीं चाहता कि तू इस गांव में रहे, तो तुम दोनों अपना सामान लो और गांव से निकल जाओ। तुम दोनों को गांव से बेदखल किया जाता है। ऐसे ही अपने कर्मों से दोनों बेदखल हो जाते हैं।